वो जवानी में ही विधवा हो गई और यह दुख उसके लिए कोई कम नहीं था। उसके बाद उसके ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा। उसे किसी गैंग ने किडनैप कर लिया। वह लोग उसे रोज नशा देते थे और उसके साथ उस गैंग के लोग रोज दिन भर में कई बार किसी तरीके से वो वहां से भाग निकली और अपने घर पहुंची तो खानदान वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद एक दिन जब वो सड़क पर जा रही थी तो एक गाड़ी वाले ने उसे अपने साथ बिठा लिया और जब उसने उनका चेहरा ध्यान से देखा तो उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि वह वही आदमी था जिसने उसके साथ, उसका नाम सपना है, वो अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी और उनकी बहुत लाडली थी। इसीलिए उसके ऊपर किसी भी बात की कोई पाबंदी नहीं थी। जो वो कहती थी उसके माता पिता वही करते थे। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसके पिता बहुत अमीर थे। उनके पास पैसे और जायदाद की कोई कमी नहीं थी। उसके पिताजी को औषधियों का अच्छा ज्ञान था, जिससे वो लोगों का छोटा मोटा इलाज कर दिया करते थे और उन्होंने उसे भी बहुत कुछ सिखा दिया था। उसके पिताजी की एक बहन थी जो उनके ही मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता के जीजा जी यानी कि फूफा जी उसके पिता के हिस्से की जायदाद भी लेना चाहते थे। वह उसके पिताजी से कहते थे कि तुम इतनी जायदाद का क्या करोगे, तुम्हारी बेटी तो ससुराल चली जाएगी, तुम्हारे पास कोई बेटा भी नहीं है जो तुम्हारी जायदाद संभाल सके, इसीलिए तुम अपना सब कुछ अपनी बहन के नाम कर दो। बचपन से ही सपना अपने खानदान में यह झगड़ा देखती हुई आ रही थी। उसके पिताजी किसी भी हाल में अपनी जायदाद बुआ को देने के लिए राजी नहीं थे। उसके पिताजी अपनी जायदाद उसके नाम करना चाहते थे क्योंकि वो उनकी एकलौती औलाद थी। अचानक से उसके फूफा जी का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा हो गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह अपने बेटे की शादी उससे करवाना चाहते हैं, इसीलिए वह उसके साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं। वह चाहते थे कि उसकी शादी उनके बेटे के साथ हो जाए ताकि उनकी सारी जायदाद खुद ब खुद उनके नाम हो जाए, लेकिन उसके पिताजी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। उसकी माँ को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे भी अपना कजिन बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा था। उसकी गलत हरकतों की वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी गलत हरकतों के चर्चे पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। कोई अपनी लड़की उसे देने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसके फूफा जी चाहते थे कि उसकी शादी उसके साथ हो जाए ताकि उनके दोनों काम हल हो जाए। उन्हें उसकी जायदाद भी मिल जाती और वह उसके पिताजी को जब चाहें तब बेइज्जत कर देते। लेकिन उसके पिताजी ने भी फैसला कर लिया था कि मैं अपनी इकलौती और चहेती बेटी को इन लोगों के हवाले नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। एक दिन वो मार्केट से वापस आ रही थी कि तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें जो आदमी बैठा था वह उससे एड्रेस पूछने लगा। वो उसे एड्रेस बता रही थी कि किसी ने उसके पीछे से उसके मुंह पर एक कपड़ा रख दिया जिससे वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक बंद कमरे में थी। यहाँ उसके अलावा और बहुत सी लड़कियां थीं जो बहुत बुरी हालत में थीं। उन्हें देखते ही वो समझ गई कि वो किसी गलत जगह पर पहुंच चुकी है। यहाँ कुछ बच्चे भी थे जिन्हें स्मगलिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ पर लड़कियों से जबरदस्ती गलत काम करवाया जा रहा था। पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी। उसने इन लड़कियों से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई। उन्होंने बताया कि यह लोग हमें किडनैप करके लाए हैं और अब यह हमसे गलत काम करवाएंगे। हो सकता है कि यह हमें किसी कोठे पर नाचने के लिए बेच दें या फिर हमें दूसरे देश में बेच दें। उसे यहाँ पर बहुत डर लग रहा था। वो डर की वजह से कांप रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं उसके माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा, पता नहीं वह उसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे और उसके लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। वो यही सोच रही थी कि उसे यहाँ से जल्दी से आज़ादी मिल जाए ताकि वो अपने माता पिता के पास जा सके। यहाँ सब लड़कियाँ रो रही थीं, चिल्ला रही थीं। यहाँ छोटे बच्चे भी थे। उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था और दीवार को ऐसे खोद रहा था जैसे उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। वो उस बच्चे के पास गई, उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तो वह बच्चा उसके गले से लगकर और ज़्यादा रोने लगा। वह छोटा सा मासूम बच्चा था। वो सोच रही थी कि अगर इन लोगों को इस छोटे से बच्चे पर रहम नहीं आया तो यह लोग मेरे साथ क्या करेंगे। इतने में वहाँ कुछ लोग आए, उनके हाथ में हथियार थे। वह सब कहने लगे कि
चलो, तुम्हारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। वहाँ से वो लोग शायद जंगल की किसी जेल में गए थे। अब उन लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। उनमें से उसे किसी ने बताया कि यह लोग बहुत ही खतरनाक हैं और बिना सोचे समझे यह किसी को भी मार देते हैं और पुलिस भी इनके साथ ही मिली हुई है। वह भी उनसे कुछ नहीं कहती। यह लोग तो खुद पुलिस को भी मार देते हैं। यह इंसान की शक्ल में जानवर हैं। फिर उन्हें वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया और उनमें से कुछ लड़कियों और बच्चों को कहीं और भेज दिया गया। वहाँ एक लड़की थी, वह उनकी बात मानने से मना कर रही थी। उन लोगों ने उसे बहुत बेदर्दी से ख़त्म कर दिया। वह वहीं उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। यह लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। यहाँ वो लोग ऐसी जगह पर गए थे जहाँ से उन्हें ना सूरज देखने को मिलता ना चांद। कब दिन निकलता कब रात हो जाती उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था। कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत खाने को दे दिया करते थे। यहाँ सब लोग रोते रहते थे, गुहार लगाते रहते थे, लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं होता था। उसे यहाँ बहुत डर लग रहा था, लेकिन यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पर एक लड़का था जो जिस जगह पर उन लोगों को रखा जाता था वहाँ गश्त लगाने के लिए आता था। एक दिन जब उसे बहुत प्यास लगी हुई थी और वो प्यास से बुरी तरह से तड़प रही थी, तो उसने उसके आगे हाथ पैर जोड़े और फिर उसने सपना को तुरंत ही पानी लाकर पिलाया। उसे यहाँ आए तकरीबन 2 महीने हो चुके थे, लेकिन इतने दिनों में पहली बार वहाँ उसे कोई ऐसा मिला था जिसने उस पर रहम खाया था। उस दिन के बाद से उसकी उस लड़के से कभी कभार बातचीत हो जाया करती थी। उसने सपना से उसका नाम और उसका एड्रेस वगैरह पूछा। उसने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के बारे में भी सपना ने उसे सब बताया। वो उसके आगे बार बार हाथ जोड़कर कहती कि वह उसे यहाँ से कैसे भी करके निकाल ले, लेकिन उसकी इस बात पर वह उसे कोई भी जवाब नहीं देता। एक दिन उस गैंग के लोगों पर दूसरी गैंग के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वह लड़का जो उससे बात किया करता था उसके चोट आ गई, लेकिन उस वक्त उन लोगों को कहीं पर भी कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था। जब उसे पता चला कि उसकी जिससे दोस्ती है उसकी जान पर बनाई है, तो उससे रहा नहीं गया और उसने उन लोगों से कहा कि वह लोग मुझे उसके पास लेकर चलें, क्योंकि मैं उसका इलाज कर दूंगी। इसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक वो उसके साथ ही उसके कमरे में रही और उसकी पूरी सेवा और लगन से इलाज किया और वह बहुत जल्द ही ठीक हो गया। इस बीच उसे यह एहसास हो गया था कि वो इस लड़के से प्यार करने लगी है, लेकिन क्योंकि उसे पता था कि शायद वह उससे प्यार नहीं करेगा, इसी वजह से उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। उसका नाम आकाश था। एक दिन जब वह उससे बात करने के लिए आया तो वो उससे बात करते करते रो पड़ी। उसने उसे कहा कि मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है, पता नहीं कि वह किस हाल में होंगे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, पता नहीं वह मेरे बगैर जिंदा होंगे भी या नहीं। उसने उसे दिलासा दिया कि वह उसे यहाँ से निकाल कर ही रहेगा। वह कहने लगा कि अब मैंने इन लोगों का भरोसा जीत लिया है और इसी वजह से अब मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि तुम्हें मैं यहाँ से आज़ादी हर हाल में दिलाऊंगा। अब सिर्फ एक वही था जिस पर उसे भरोसा था, जिससे बात करके उसे लगता था कि वो यहाँ से बचकर निकल जाएगी, लेकिन उस लड़के को किसी ने पुलिस के हवाले कर दिया। शायद उन लोगों को पता चल गया था कि वह उसे यहाँ से निकालने वाला है। जो आदमी उनकी निगरानी करता था, एक दिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और वह शराब के नशे में बेहोश हो गया। आसपास वहाँ कोई मौजूद नहीं था, तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। कोई किसी की मदद के लिए तैयार ही नहीं था। सब लोग यही सोच रहे थे कि हमें यहाँ से आज़ादी मिल जाए, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी नरक से कम नहीं थी। इतने में वहाँ के लोगों को पता चल गया और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ लोगों को गोली लगी और कुछ जख्मी हो गए। उसके भी गोली छूकर निकल गई थी, लेकिन उसे उस समय सिर्फ वहाँ से निकलना था। अगर वो यहाँ रह जाती
तो हो सकता है जिंदगी भर यहाँ से कभी नहीं निकलती। इसीलिए उसने बिना तकलीफ देखे यहाँ से भागना शुरू कर दिया। वह एक सुनसान सा घना जंगल था। वो उस जंगल में बिना थके बिना रुके भागती रही। बहुत मुश्किल से सड़क पर पहुंची तो उसे कमजोरी ने घेर लिया। वो बिना कुछ खाए पिए सड़क पर भागे जा रही थी। उसे थकान और कमजोरी से चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक अस्पताल में थी। होश में आते ही उसके पास पुलिस आ गई और उससे सवाल जवाब शुरू कर दिए, लेकिन वो इस हालत में नहीं थी कि उन्हें कुछ बता सके। फिर उसने सोचा कि कहीं यह लोग उस गैंग से मिले ना हो, कहीं यह दोबारा उसे उस नर्क में ना पहुंचा दे। इसीलिए वो खामोश रही और उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने उससे उसके घर का एड्रेस पूछा और उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर बाद सपना की माँ वहाँ आ गई। जब उसकी माँ ने उसे देखा तो वह कुछ देर उसे देखती रही। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो उनके सामने है। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वह उसे गले से लगाकर बहुत रोई। उसने उनसे पूछा कि माँ, पिताजी कहाँ हैं? आपके साथ क्यों नहीं आए? क्या वह मुझसे नाराज हैं, मुझसे मिलना नहीं चाहते? तब उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद तो लोगों ने उनका जीना दुश्वार कर दिया था। जब भी वह घर से बाहर निकलते तो लोग उन्हें ताना देते कि तुम्हारी बेटी तो घर से भाग गई है। तुमने अपनी बेटी को कैसी परवरिश की थी? तुम अपनी बेटी को संभाल नहीं पाए। जमाने की जली घटी बातें सुनकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह बात सुनकर सपना सदमे में आ गई और माँ के गले लगकर बहुत रोई। उसकी माँ अभी उसकी हालत और बदनसीबी पर रोती जा रही थी। 2 दिन के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार आया तो वो लोग घर वापस चले गए। घर में कदम रखते ही उसके खानदान वालों ने सवाल करना शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि जब भाग गई थी तो वापस क्यों आई है? किसी ने कहा कि वह लड़का कहाँ है जिसके साथ तू भागी थी? किसी ने कहा कि उस लड़के का दिल भर गया होगा जो इसे छोड़कर चला गया। तो किसी ने कहा कि पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करवा कर आई है। किसी ने कहा कि इसकी वजह से इसका बाप मर गया, यह तो अपने बाप की इज्जत बेच करके चली गई थी। किसी ने भी उससे यह नहीं पूछा कि वो किस हाल में है, कहाँ थी, कैसी थी, उसके साथ क्या हुआ था। सब ने अपनी अपनी सोच के अनुसार उस पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। उसके घर पर पूरा खानदान इकट्ठा था और जिन नज़रों से उसे देख रहे थे उसे ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो लोगों के किस किस सवालात का जवाब देती, उनके तो सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। औरों से वो क्या गिला शिकवा करती, यहाँ तो उसके खानदान वाले ही उसके साथ देने को तैयार ना थे। आज उसे औरत होने का एहसास हुआ था। उसके समाज में एक औरत अगर बिन बताए सारी रात बाहर रहे तो लोग उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं, फिर चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो। यहाँ तो वो पूरे 7 महीने के बाद वापस आई थी, फिर लोग उसे कैसे अपना लेते। उसके खानदान वालों ने उसकी माँ से कहा कि अगर तुम इस लड़की के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें इस घर से और हमसे सारे रिश्ते खत्म करने होंगे, नहीं तो इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। अधिकतर देखा जाता है कि माँ अपनी संतान को किसी हाल में नहीं छोड़ती। उसकी माँ ने भी यही किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद सपना और उसकी माँ ने घर छोड़ दिया और वो दूसरे शहर आ गए। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाबा के एक दोस्त थे जो उसके बचपन से ही उसके घर आते जाते थे और उसे बहुत प्यार भी करते थे। उनके अलावा उनका इस दुनिया में कोई और सहारा नहीं था। वो लोग उनके घर चले गए। वो उन्हें अपने घर देखकर चौंक गए। उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया और उनसे पूछा कि वो अकेले इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसने उन्हें पूरी बात बताई तो वो उसे अपने घर में रखने को तैयार हो गए। वो बैठकर बातें ही कर रहे थे कि अचानक एक लड़का आ गया जो कि बच्चों वाली हरकतें करने लगा। उसने पूछा कि अंकल यह कौन है? तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा है, वो दिमाग से कमज़ोर है
है। उन्होंने बताया कि यह पहले ऐसा नहीं था, एक एक्सीडेंट में इसके दिमाग पर चोट लग गई थी, तब से ही ऐसा हो गया है। उनका बेटा 30 साल का था, लेकिन वह बिल्कुल 10 साल के बच्चों की तरह हरकतें करता था। उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत इलाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका कोई इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने भी उसका इलाज करने से मना कर दिया। अब वो लोग उनके घर रहने लगे। उनका बेटा, जिसका नाम रोहित था, वह सारा दिन बच्चों वाली हरकतें करता रहता। वह खेलने के लिए खिलौने मांगता या फिर अपने पिता से जिद करता कि उसे बाहर घूमने ले जाएं। अब वह उसके साथ भी खेलने लगा था। अब उसे उसके साथ बातें करना और खेलना अच्छा लगता था। जब उसने उसे पहली बार देखा था तो वह उससे बात नहीं करता था। उससे कहता था कि मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करता, मेरे बाबा ने मुझे मना किया है। सपना का भी समय उसके साथ अच्छा गुजरता था। उसके साथ ही खाना खाता। उसकी माँ ने भी आसपास के लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। लोगों के घरों में काम करके उनका गुजारा चल जाता था। अंकल का बहुत एहसान था कि उन्होंने रहने के लिए उन्हें अपने घर में जगह दी थी। वो लोग उन पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बन सकते थे, इसीलिए उसकी माँ काम करके अपना गुजारा खुद ही करती थी। एक दिन उसके बाबा के दोस्त ने उसकी माँ से कहा कि उसके बाबा ने बचपन में ही रोहित का और सपना का रिश्ता तय कर दिया था, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर ले। यह सुनकर उसकी माँ के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अंकल ने बताया कि हो सकता है तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया हो, लेकिन उसने मुझसे कहा था। उसकी माँ ने कहा, लेकिन आपका बेटा तो शादी करने के लायक ही नहीं है, वह तो बच्चा है, उसे तो शादी का मतलब भी नहीं पता। लेकिन अंकल ने भी जिद पकड़ ली। अगर सपना की शादी उनके बेटे से होगी तभी वो उस घर में रह पाएंगे, वरना वो यहाँ से चले जाएं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अंकल, जिन्हें सपना अपने बाबा जैसा समझती थी, वह उसके साथ ऐसा कुछ करेंगे। लोग अपना मतलब निकालने के लिए इतना गिर सकते हैं, वो सोच भी नहीं सकती थी। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, हम इस घर से चले जाएंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे पागल बेटे से नहीं करूंगी। सपना सारी रात इस बारे में सोचती रही। अगर वो इस घर से चले गए तो फिर वो कहाँ जाएंगे? उनके पास तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। रोहित, जो बिल्कुल देखने में ठीक ठाक लगता था, उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसका दिमाग बच्चों वाला है। वह देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो बात करता तो बच्चों की तरह करता। जब सुबह हुई तो उसकी माँ ने उससे कहा कि चलो बेटी, हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन उसने अपनी माँ को समझाया। सपना ने कहा कि मैं रोहित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो रोहित से शादी कर लेती है तो कम से कम उनके सर से छत तो नहीं जाएगी। वैसे भी उससे कौन शादी करेगा? उसके खानदान वालों ने भी उसे निकाल दिया है, और कोई भी लड़का जब उसके अतीत के बारे में जानेगा तो वह उससे शादी के लिए इनकार ही कर देगा। उससे बेहतर है कि वो रोहित से शादी कर ले। उसकी माँ उसकी बात सुनकर रोने लगी, कहने लगी कि मेरी बेटी कितनी बदनसीब है। वो उस समय को कोसने लगी जब वो किडनैप हुई थी। कहने लगी कि कीड़े पड़े उन लोगों को जिसने उसके साथ यह सब किया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। रोहित उसके पास आया और उससे कहने लगा कि सपना, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। उसने उसे खाना बना कर दिया तो उसने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और तुम यहाँ से कभी ना जाओ, हमेशा मेरे लिए ऐसे ही खाना बनाकर मुझे खिलाती रहो। फिर कुछ दिन बाद सपना और रोहित की शादी हो गई, लेकिन उसकी माँ उसकी शादी में मौजूद नहीं थी। वो तो कमरे में बैठकर उसकी बदनसीबी पर रो रही थी। शादी के बाद रोहित की सारी जिम्मेदारी सपना पर आ गई थी। वो उसे सारा दिन ऐसे ही संभालती जैसे बच्चों को संभालती। वह उससे रोज कोई ना कोई जिद करता रहता, उसे उसकी हर जिद को पूरा करना पड़ता। अब अंकल भी उससे बहुत खुश रहते। वो यही सोचती कि काश उसका पति ठीक हो जाए। भला उसके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होती कि रोहित का दिमाग ठीक हो जाए, वो पहले की तरह हो जाए। वो उसका खूब ख्याल रखती, खूब सेवा करती। रोहित पहले से बेहतर होता जा रहा था। उसने रोहित को डॉक्टर को दिखाया और उसका सारा इलाज दोबारा शुरू कर दिया। डॉक्टर ने भी
अपनी तरफ से पूरी उम्मीद दिलाई। अब वो रोहित का और ज़्यादा ख्याल रखती। जैसे जैसे डॉक्टर बताते वैसे वैसे करती। रोहित की हालत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी। अब वह किसी चीज़ के लिए जिद भी नहीं करता था। लेकिन रोहित जैसे जैसे ठीक हो रहा था, पता नहीं क्यों वह उससे दूर होता जा रहा था। ना तो वह उसके पास बैठता और ना ही उसके हाथ का खाना खाता था। रोहित के ठीक होने पर उसको एक उम्मीद जगी थी, लेकिन उसकी किस्मत को उसका खुश रहना मंजूर ही नहीं था। उसकी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। और कुछ दिन बाद पता चला कि सपना की माँ बीमार हो गई हैं। उसने अपनी माँ का बहुत इलाज करवाया। वो सारा दिन बीमार पड़ी रहती थी। उसके पास जो भी पैसे थे वह उसकी माँ के इलाज में लग चुके थे। अब उसके पास अपनी माँ का इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं थे और अंकल ने भी उसे पैसे देने से मना कर दिया था। और अब सपना के पास सरकारी अस्पताल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी माँ को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहाँ 2 महीने तक उनका इलाज चलता रहा। सपना जिंदगी से थक चुकी थी। सारी सारी रात वो अपनी माँ के पास बैठी रहती और अपनी किस्मत को कोसती कि उसकी माँ ही उसका आखिरी सहारा है, उनको मत छीनना। लेकिन उसकी खराब किस्मत ने उसकी कभी नहीं सुनी, तो आज कैसे सुन लेती। एक दिन सपना की माँ उसे छोड़कर चली गई। इस बीच रोहित की हालत में भी बहुत सुधार आ गया था, लेकिन अब रोहित उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। पहले सपना के बाबा उसे छोड़कर चले गए। अब उसकी माँ उसके पास सिर्फ रोहित का सहारा बचा था, लेकिन उसने भी उसे दुत्कार दिया। अब उसके पास जीने के लिए कोई वजह बाकी नहीं रही थी। वो जीती तो किसके लिए जीती, कोई रिश्ता उसके लिए अब बाकी नहीं रहा था। उसने सोचा था कि रोहित के ठीक होने के बाद वो हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। रोहित से शादी करने के बाद भी वो कभी साथ नहीं थे। एक पत्नी को जो अपने पति से मोहब्बत और सम्मान मिलना चाहिए वह उसे कभी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उसने खुशी खुशी रोहित के साथ रिश्ता निभाया। सोचा रोहित के ठीक होने के बाद शायद उसे वह सब कुछ मिले जो एक पत्नी का हक होता है, लेकिन उसकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रोहित ने बिल्कुल ही उसकी तरफ देखना बंद कर दिया था। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन सपना को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। यह खबर सुन उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो बदनसीब इस खबर के बाद समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या फिर दुखी हो। उसके पास दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं बाकी था जहां वो जा सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी संतान भी इस दुनिया में बदकिस्मती के साथ पैदा हो। जो तकलीफ़ें और परेशानी उसे इस दुनिया में मिली हैं वो उसकी संतान भी उठाए। वो हॉस्पिटल गई और सपना ने एक नर्स से अपने अबॉर्शन की बात की। उसने चेक करने के बाद सपना को बताया कि वो बहुत कमज़ोर है। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वहाँ हॉस्पिटल से घर वापस आते हुए वो सारे रास्ते यही सोचती रही कि पता नहीं रोहित उसके बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगा। जो एक पति का फर्ज नहीं निभा सका वह एक बाप का फर्ज कैसे निभाएगा। वो घर वापस आ गई। ऐसे ही 9 महीने पूरे हो गए। इन दिनों उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। फिर एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई और सपना ने एक बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे का मुंह देखकर सपना के अंदर ममता जाग गई। सपना ने उसे सीने से लगा लिया और सपना अपने आप से सवाल करने लगी कि वो कैसी माँ थी जो अपने बच्चे को ही मारना चाहती थी। एक पल में ही उसकी जिंदगी बदल गई। रोहित का बर्ताव अभी उसके बेटे के साथ अच्छा था। वो भले ही उसकी तरफ नहीं देखते थे, उससे बात नहीं करते थे, लेकिन वह अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहते थे। उसके लिए यही बहुत था कि उसकी औलाद को प्यार मिल रहा था। उसका सारा दिन बच्चे के काम में गुजर जाता था। अब वो थोड़ी खुश रहने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसका भी खुशियों पर कुछ हक है और उसका बेटा जिसका नाम सपना ने सुयश रखा था इतना बड़ा हो गया था। सपना की जिंदगी में भी कोई खास रिश्ता आ गया था।
जिसे उससे कोई जुदा नहीं कर सकता था। एक दिन जब रोहित घर से काम के लिए निकले तो वह वापस ही नहीं आए। वो उनका इंतजार कर रही थी कि मोहल्ले में एक आदमी ने आकर उसे बताया कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर सुनकर उसके सर पर आसमान टूट पड़ा। वो जो अब थोड़ी बहुत खुश रहने लगी थी, फिर से उसे उसकी बदकिस्मती ने घेर लिया था। वो फिर से अकेली हो गई थी। रोहित भले ही उससे बात नहीं करते थे, लेकिन वह उसके बेटे से बहुत प्यार करते थे, उसका हर तरीके से ख्याल रखते थे। उसके पास कोई सहारा नहीं था, यही सोचकर वो सारी सारी रात जागती रहती थी। घर में जो पैसे थे वह भी खत्म हो गए थे। अब उसके पास अपने बच्चे को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे। उसका बच्चा भूख से रोता रहता, लेकिन उसके पास उसे कुछ खिलाने के लिए नहीं होता। उसने घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया और उसे वहाँ से जो कुछ भी मिलता वो अपने बच्चे के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती और उसे खिलाती। लेकिन उस घर में जो आदमी था उसकी नज़र उस पर ठीक नहीं थी। जब भी वो काम करने जाती वह उसे घूरता रहता। एक दिन तो हद ही हो गई। उसने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। उसने यह बात उसके घर वालों को बताई तो उन्होंने उल्टा उसे ही झूठा साबित करके काम से निकाल दिया। इसी दौरान उसकी एक पड़ोसन उसके घर आई और उससे कहने लगी कि मैं सिलाई सेंटर में सिलाई करने जाती हूँ, अगर तुम भी वहाँ जाना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। वहाँ हमारी तनख्वाह बहुत अच्छी है और मालिक भी रहमदिल है, वह ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। उसे भी कुछ ना कुछ काम की ज़रूरत थी, इसीलिए उसके साथ जाने की उसने हामी भर दी। अगले दिन वो उस औरत के साथ सेंटर चली गई। वहाँ जो उसका मालिक था वो तो उस वक्त नहीं था, लेकिन उसका सेक्रेटरी था जिसने उसे काम पर रख लिया था। उसने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर वो अपना चेहरा हर समय घूंघट से ढके रहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इससे पहले वो जहाँ काम करती थी और वहाँ उस आदमी ने उसके साथ जो करने की कोशिश की, ऐसा ही कुछ अब उसके साथ दोबारा से दोहराया जाए और किसी की भी उस पर गलत नज़र पड़े। इस वजह से वो हर समय पर्दे में ही रहती। ये एक बहुत बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री थी, वहाँ बहुत सारी औरतें काम करती थीं। उसे यहाँ से अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। अब उसने अपने बच्चे को स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया था। अब जिंदगी कुछ बेहतर गुजर रही थी। वहाँ से कपड़े सिलकर बाहर जाते थे। एक दिन जब वो खाना खाने के लिए स्टोर रूम की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक जलते हुए तार पर पड़ी। उसमें शायद अभी के अभी शॉर्ट सर्किट हुआ था। उसने तुरंत ही चिल्लाना शुरू कर दिया। वहाँ तुरंत ही सिलाई करने वाली सारी औरतें इकट्ठी हो गईं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनमें से कुछ लोग बाहर सिक्योरिटी को बुलाने के लिए गए, लेकिन तब तक धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर अफरा तफरी मचने लगी। हर कोई वहां से भाग गया, लेकिन उसने हिम्मत करके आग बुझाने वाला जो यंत्र वहां रखा था उसका तुरंत ही इस्तेमाल किया और वक्त रहते ही उसने आग को बुझा दिया, जिससे आग पूरी फैक्ट्री में नहीं फैल पाई। जब सिक्योरिटी गार्ड आया तो वो सारी आग को बुझा चुकी थी। इसके बाद तुरंत ही फैक्ट्री के मालिक को यह खबर दी गई और वह भी थोड़ी ही देर में वहां आ गए। जब उन्हें पता चला कि उसने इस घटना को होने से बचाया तो वह उसकी बहुत तारीफ करने लगे। उन्होंने उसे शाबाशी दी। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने उसके लिए तालियां बजाईं और मालिक ने यह ऐलान किया कि वह उसे इनाम के रूप में 1 लाख रुपए देंगे, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया है, जिससे मालिक को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसके बाद फैक्ट्री के मालिक हर रोज फैक्ट्री में आने लगे और वह उसे काम करते हुए देखते और उसकी बहुत तारीफ करते। वह बोले कि तुम बहुत दिल लगाकर काम करती हो। उसकी और उनकी अब अक्सर बातचीत होने लगी, लेकिन उसने अभी तक उनका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो हर समय घूंघट में रहती थी और सामने से नज़र उठाकर उनकी तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। एक दिन उन्होंने उससे उसके बारे में पूछा कि उसके घर पर कौन कौन है। उसने उन्हें अपने बेटे के बारे में बताया और अपनी बदकिस्मती ज़िंदगी के बारे में बताया कि उसके पति का देहांत हो गया है। उन्होंने सुनकर बहुत अफसोस जताया।
वह एक अच्छे आदमी थे। एक दिन उसने हिम्मत करके उनसे पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने उसे बताया कि वह एक लड़की से मोहब्बत करते थे। उसने उनसे पूछा कि अब वह लड़की कहाँ है। उन्होंने उसे बताया कि मैं पहले एक गैंग में था। वह गैंग लड़कियों को पकड़कर उनसे गलत काम करवाती थी। वहीं पर मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और उस लड़की से मोहब्बत के बाद मैंने सोचा कि मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। मैं पुलिस का सरकारी गवाह बन गया था और मैंने पुलिस को उस गैंग के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन जब तक मैं पुलिस को वहां लेकर पहुंचा तब तक वहां से लोग निकल चुके थे। वह लड़की भी शायद वहां से भाग गई थी। मैंने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं उसके घर पर भी गया। उसके घर जाकर मुझे पता चला कि उसके खानदान वालों ने उसे निकाल दिया है। उसके बाद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मेरे पास उस लड़की की फ़ोटो है। कल मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा। दूसरे दिन जब वो काम पर गई तो उसने उनसे उस लड़की की फ़ोटो देखने के लिए मांगी। उन्होंने जब उसे वह फ़ोटो दिखाई तो उसके तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो तो उसकी ही तस्वीर थी। उसने कहा, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे। उसने उसे अपना चेहरा दिखाया तो वह बहुत खुश हुआ और उससे कहने लगा कि यह तुम थी सपना। मुझे तुम्हें देखकर हमेशा अपनेपन का एहसास होता था। उसे भी जब आकाश का चेहरा दिखा तो वो हैरान रह गई कि इतने दिनों से आकाश उसके आसपास ही था, लेकिन वो फिर भी उसे पहचान नहीं पाई। एक दिन उन्होंने उसे शादी के लिए कहा। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसके बाद उसने शादी के लिए हाँ कर दी। वो भी अब अपनी ज़िंदगी से थक चुकी थी। उसे भी किसी सहारे की ज़रूरत थी। आकाश उसका और उसके बेटे का बहुत ख्याल रखते थे। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते थे। उनसे शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी जैसे बदल गई थी। उसका बेटा अब उनसे बहुत मोहब्बत करता था। आकाश और सुयश रोज़ रात को घंटे उसके बारे में बातें करते। आकाश सारे दिन की बातें सुयश से पूछते। अगर सपना ने सुयश को डांटा होता तो वो अपने पिता से उसकी शिकायत करने लगता, और जब आकाश उसे इस बात के लिए डांटे कि वो सुयश को क्यों डांटती है तो सुयश उनसे कहता है कि मैंने आपको माँ को डांटने के लिए तो नहीं कहा था, और फिर वो लोग खिलखिलाकर हंसने लगते। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। एक दिन आकाश ने उसे बताया कि उसके फूफा ने ही उसे किडनैप करवाया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि लालच में लोग अपनों के साथ ही इतना गलत कर सकते हैं। अब वो पूरी तरीके से अपना अतीत भूल चुकी थी। हो सकता है किस्मत ने उसे इसीलिए इतनी तकलीफ दी हो, उसे आज का दिन दिखा सके। आज वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। उसका पति भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। दोस्तों, ये दुनिया बहुत मतलबी है। यहाँ कई लोग आपका फ़ायदा उठाने को तैयार बैठे हैं। अगर आपको कोई ऐसा मिला है जो सच में आपसे मोहब्बत करता है तो उसकी कदर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।